Welcome listeners. Today's topic is Unit 21 of course MPS 012 Administrative Theory. आज हम एक ऐसे मैसिव शिफ्ट की बात करने वाले हैं ना, जिसने सच में पूरी दुनिया में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। मतलब आप सोचिए कैसे सरकारी कामकाज एक ट्रेडिशनल थोड़े धीमे सिस्टम से निकलकर बिल्कुल एक फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट स्टाइल की तरफ बढ़ा। चलिए आज की इस चर्चा में इसी इंटरेस्टिंग सफर को डिटेल में समझते हैं। फटाफट से आज के एजेंडा पर नजर डाल देते हैं। हम शुरुआत करेंगे एनपीएम यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के उदय से। फिर उसकी कोर विशेषताएं देखेंगे, इसका ग्लोबल इंपैक्ट समझेंगे, जो आलोचनाएं हुई हैं उन पर बात करेंगे और आखिर में एनलाइटेंड पब्लिक गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है एनपीएम का उदय। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त फेल क्यों हो रहा था। इसके लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1970s और 80s के ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के दौर में। 70s आते आते पब्लिक डेट्स आसमान छूने लगे थे और सरकारी खर्च आउट ऑफ कंट्रोल था। फिर 80s और 90s में नियो लिबरलिज्म और वॉशिंगटन कंसेंसस जैसी विचारधाराओं ने जोर पकड़ा। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोगों को लगने लगा कि भाई ट्रेडिशनल स्टेट ब्यूरोक्रेसी अब काम नहीं कर रही है और मार्केट फोर्सेस को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इसी दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आया, पब्लिक चॉइस अप्रोच। अब ये क्या है? बेसिकली थ्योरिस्ट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनका भी तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है और यही सेल्फ इंटरेस्ट बजट्स को इन्फ्लेट करता है, जिसकी वजह से आम जनता को मिलने वाली सर्विस की क्वालिटी गिर जाती है। तो जब ऐसी इनएफिशिएंसी देखी गई तो जाहिर है एक डिसेंट्रलाइज्ड और मार्केट सेंसिटिव मॉडल लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम एनपीएम की मेन विशेषताओं को देखेंगे कि कैसे सरकार को बिल्कुल एक बिजनेस की तरह चलाने की बात हुई। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन को अगर हम समझें तो इसका सेंट्रल गोल बहुत क्लियर है। इसका मकसद था गवर्नमेंट के माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना। सरकार को अब सिर्फ डे टू डे रूटीन टास्क एग्जीक्यूट करने वाली मशीन नहीं रहना था, बल्कि एक रिस्क टेकिंग और मिशन ड्रिवन परफॉर्मेंस वाली बॉडी बनना था। बेसिकली गवर्नमेंट ऑपरेशंस को पूरी तरह से मार्केट लाइंस पर रीस्ट्रक्चर करने पर जोर दिया गया। तो एनपीएम के एक्चुअल पिलर्स थे क्या? इसमें ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को हटाकर मार्केटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया। इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा और बेहतर सर्विसेज देना। यहाँ सिटीजन्स को अब सिर्फ नागरिक नहीं बल्कि कस्टमर्स की तरह प्रायोरिटी दी जाने लगी और काम तेजी से हो सके इसलिए सर्विस डिलीवरी को लोअर लेवल्स पर डिसेंट्रलाइज किया गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट का एसेंस ना ऑसबॉर्न और गेबलर के इस फेमस कोट में बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर होता है। उन्होंने बात की थी एक एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट बनाने की। 1990s में ये आइडिया सच में किसी गेम चेंजर से कम नहीं था। ये सिद्धांत इस बात को स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करता है कि सरकार को पब्लिक डिमांड के प्रति बिल्कुल एक एंटरप्राइज या बिजनेस फर्म की तरह रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आइए अब अपने तीसरे सेक्शन में चलते हैं, वैश्विक प्रभाव और उदाहरण। देखते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में एनपीएम ने दुनिया भर में कैसा असर दिखाया। अगर हम ग्लोबली इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखें तो हर देश ने इसे अपने तरीके से अपनाया। यूके में मार्गरेट थाचर के टाइम पे बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन और सिटीजन्स चार्टर्स लाए गए। यूएसए में एल गोर के नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू इनिशिएटिव्स के जरिए रेड टेप कम किया गया और एम्प्लॉइज को एम्पावर किया गया। और न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां अग्रेसिवली कॉर्पोराइजेशन लाया गया। हर जगह इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज का एक्सपेरिमेंटेशन अपने पीक पर था। जरा यूएसए के 1993 नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू के स्टेप्स पर गौर करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पेश करता है। इनका बेसिक मंत्रा बहुत सिंपल था, एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो वर्क्स बेटर एंड कॉस्ट्स लेस। इसके लिए उन्होंने रेड टेप को काटने, मोनोपोलीज तोड़कर कस्टमर्स को पहली प्रायोरिटी देने और एम्प्लॉयज को रिजल्ट्स अचीव करने के लिए एम्पावर करने पर जोर दिया। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ वेस्टर्न देशों तक सीमित था। डेवलपिंग नेशंस जैसे कि हमारा भारत, वहां भी एनपीएम का असर साफ दिखा। दरअसल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी बड़ी डोनर एजेंसीज ने अपने कंडीशनैलिटीज के हिस्से के रूप में इन मैनेजरियल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। तो जो हम आज डिसइन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेटाइजेशन और ई गवर्नेंस पर इतना फोकस देखते हैं, वो एनपीएम वेव का ही एक बड़ा हिस्सा है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, आलोचनाएं और चुनौतियां। क्योंकि देखिए, जहां मार्केट है वहां उसकी कुछ सीमाएं यानी लिमिट्स भी जरूर होती हैं। यहां आपको वैल्यूज का एक बहुत ही क्लियर क्लैश दिखाई देगा।
जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका पूरा ध्यान पब्लिक इंटरेस्ट, इक्वालिटी और जस्टिस पर होता था। लेकिन एनपीएम का फोकस एकदम अलग है। वो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और इंडिविजुअल चॉइस के आसपास घूमता है। ये माइंडसेट का एक जमीन आसमान का अंतर था, जिसने कई बड़ी डिबेट्स खड़ी कर दी। एक्सपर्ट्स और एकेडमिक्स ने एनपीएम की काफी आलोचना भी की। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि भाई, अगर आप सिर्फ आउटपुट और मैट्रिक्स पर फोकस करेंगे तो जो बेसिक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है उसका क्या होगा। जब मैनेजमेंट को पॉलिसी मेकिंग से ज्यादा तवज्जो मिलने लगे तो सरकार की पॉलिसी कैपेसिटी आउटसोर्स होने लगती है और कलेक्टिव डेमोक्रेटिक डिमांड्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। और यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पैदा होता है। अगर आप सिटीजन्स को सिर्फ कस्टमर्स की तरह देखने लगेंगे तो क्या इससे उन लोगों को ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल जाएगी जो सर्विसेज के लिए पैसा पे कर सकते हैं? बिल्कुल। और इस माइंडसेट से सबसे बड़ा नुकसान होता है यूनिवर्सल राइट्स और सोशल इक्वालिटी का। यही वजह है कि कई स्कॉलर्स एनपीएम के इस कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को शक की नजर से देखते हैं। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन एनलाइटेंड पब्लिक गवर्नेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब जैसा कि हमने देखा कि एनपीएम में कुछ लिमिट्स थी, तो थ्योरी वहीं रुक नहीं गई, वो आगे इवॉल्व हुई। इसमें से निकलकर आया न्यू पब्लिक सर्विस या एनपीएस का मॉडल। इसने समझाया कि सरकार को बस एक बिजनेस की तरह एक्ट नहीं करना है, हमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट को सोशल वैल्यूज और कम्युनिटी इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करना होगा। यहाँ अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन्स की भलाई एंटरप्रेन्योरशिप से ऊपर रखी गई। स्कॉलर केडन ने यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही है। उन्होंने बताया कि एनपीएम कोई ऐसी जादुई गोली नहीं है जिसे आप सीधे किसी भी देश में लागू कर दें। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को वहाँ की लोकल इकोलॉजी और स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से टेलर करना बहुत ज़रूरी है। बिना वहाँ के लोकल डायनामिक्स को समझे, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, इन रिफॉर्म्स का सफल होना लगभग नामुमकिन है। और अंत में छोड़ते हैं आपको एक बड़े सवाल के साथ। क्या मार्केट की फिलॉसफी या एफिशिएंसी कभी भी सच्ची डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर सकती है? ये एक ऐसी डिबेट है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.